Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is sound, and the key elements that we will study are sound, sound produced by humans, propagation of sound, how do we hear sound, properties of vibrations, characteristics of sound, audible and inaudible sounds, noise and music, and noise pollution. हर रोज़ सुबह उठने से रात के सोने तक हमें अलग अलग टाइप की साउंड या आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है और इन्हीं की वजह से, साउंड या आवाज़ की वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की तरह एनिमल्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग तरह की साउंड या आवाज़ निकाल के। अब ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करना ही मुश्किल है जिसमें कोई आवाज़ या साउंड ना हो। यू कैन जज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओनली बाय हियरिंग साउंड्स। सो टू हियर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड यू, सर्च अ साइलेंट कॉर्नर इन योर होम, sit at a place and close your eyes. Listen carefully to the different types of sounds you listen around yourself. Make a list of at least 10 sounds that you heard. Now let us look at sound. Sound एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे कान में सुनने की सेंसेशन बनाता है। To communicate through sound we need 3 factors. एक सोर्स होना चाहिए जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक मीडियम होना चाहिए जिसमें साउंड वेव ट्रैवल करती है जैसे कि एयर, फिर एक सेंसर जैसे कि हमारा कान, ये होना चाहिए जो साउंड को आइडेंटिफाई करे और डीकोड करे कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसका मतलब क्या है। लेट अस लुक एट प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एक पतली मेटल की प्लेट और चम्मच लीजिए। इस चम्मच को मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करिए, आपको साउंड सुनाई देगी। अब इस प्लेट को जेंटली टच करिए तो आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आपने मेटल की प्लेट को स्पून से हिट किया तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और साउंड प्रोड्यूस हुई। लेकिन जब आपने प्लेट को टच करा स्ट्राइक करने के बाद तो वो वाइब्रेशंस खत्म हो गई और साउंड भी खत्म हो गई। अब आप एक रबर बैंड लीजिए, एक हाथ से उसका एक सिरा पकड़िए और दूसरा सिरा अपने दांतों में दबाइए। अब इस रबर बैंड को दूसरे हाथ से बीच में प्लग करिए कहीं भी, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी और रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट भी करेगा। ठीक है, अब एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक ट्यूनिंग फोक लें और उसको एक रबर पैड के अगेंस्ट हिट करें, फिर उस फोक को अपने कान के नज़दीक ले आएं, तो आपको एक शार्प सी हमिंग साउंड सुनाई देगी और आपको जो है वाइब्रेशंस उस ट्यूनिंग फोक के क्लियरली दिखाई देंगे जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर आप एक गाना धीरे से गुनगुनाएं और अपने एडम्स एप्पल को हल्के से हाथ से टच करें तो आपको थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशंस फील होंगी जब तक कि आप हमिंग कर रहे हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में आप नोटिस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं तो साउंड भी बंद हो जाती है। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैकेनिकली वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। वी मे नॉट हाउएवर बी एबल टू ऑलवेज डिटेक्ट द वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़े और रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई एक सॉलिड आयरन का पिलर हो, उसमें आप वाइब्रेशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो बड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वाइब्रेशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। अब ये सब डिपेंड करता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, जिसको हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो अपने सरफेस की पास की एयर को मूव करता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन उस रीजन में होती है, यानी कि वो उस रीजन की एयर डेंस होती है और साथ में होती है रैरिफैक्शन, यानी कि उस रीजन की एयर थोड़ी सी कम डेंस हो जाती है।
इसकी वजह से एक वेव सेटअप होती है। ये वेव जब हमारे कान तक पहुंचती है तो हमारे कान के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, जिससे सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो हर साउंड वेव की जो साइकिल है उसमें एक कंप्रेशन है और एक रेरिफैक्शन है। ऑल्सो जो एनर्जी लगती है साउंड वेव को प्रोड्यूस करने में, वो किसी आउटसाइड सोर्स से आती है। So let us do this activity to demonstrate sounds are produced by vibration. Take a polythene sheet, a tin can, a steel tray, few rice grains, a rubber band and a ruler or a spoon. Take the tin can and spread the polythene over the open side of can and fix it with the help of rubber band. Put some rice grains on the polythene, hold the steel tray at some distance above the can and produce sound by banging the tray with the spoon or ruler. You will observe that on banging the tray, the rice grains on the polythene start vibrating. Some more examples of sound production. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एक तारा, सितार, गिटार, वायलिन, इनमें जो इनकी स्किन या मेम्ब्रेन है उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है जब उनको स्ट्राइक किया जाता है। इसी तरह से जो फ्लूट है, ट्रम्पेट है, उसमें साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब उनके अंदर का जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट करता है। मधुमक्खी या मच्छर की जो बजिंग, भिन भिनाने की आवाज़ है, वो उनके विंग्स की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। स्कूल्स में आयरन या ब्रास की प्लेट को अगर किसी हैमर से हिट किया जाए तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनसे साउंड बनती है। हमारी भी जो आवाज़ है वो हमारे गले के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, उनमें जब वाइब्रेशन होती है तब हमारी भी साउंड या आवाज़ प्रोड्यूस होती है और हम बोल पाते हैं। रेडियो या टेलीविज़न सेट्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो उनके स्पीकर में एक थिन डायफ्राम होता है, उसकी वाइब्रेशन से होती है। आपने कभी जल तरंग सुना है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आजकल बहुत कम यूज़ होता है। इसमें कुछ चाइना बोल्स होते हैं जिनमें पानी अलग अलग लेवल्स में भरा जाता है, फिर 2 स्टिक्स से इनको स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। So let us do this activity to make a jal tarang. Take 6 metal or china bowls, water and 2 wooden sticks. Arrange the 6 bowls on the floor in front of you. Fill the bowls with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Take the stick and strike the bowls gently from one end to another. You will hear pleasant sounds as you strike each bowl. Strike the bowls in different order to create different sounds. Thus you have made a jal tarang. Now let us study sounds produced by humans. Humans ऐसे creatures हैं जो अलग अलग तरह की sound produce कर सकते हैं। ये sound produce करते हैं अपने throat में present vocal cords की vibration से। जब हम बात करते हैं या गाते हैं तो जो हमारा वॉइस बॉक्स या फिर जो लैरिंग्स है वो हमारे नेक के ऊपर के हिस्से में सिचुएटेड है, विंड पाइप के ऊपर। इस लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि स्ट्रेच्ड होती हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक बड़ी नैरो सी स्लिट होती है जिसके बीच में से एयर पास होती है। तो जब ये वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होती हैं ये पतली हो जाती हैं और जब ये लूज होती हैं तो ये मोटी हो जाती हैं। लंग्स में से एयर जब हम इन स्लिट्स के थ्रू फोर्स करते हैं तो ये कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। The quality of sound produced by the vocal cords depends on the length of the cords as well as how tightly or loosely they are stretched. The stretching of the vocal cords is controlled by muscles attached to them. The difference in the voice of men and women is due to the different sizes of their vocal cords. आदमियों में ज़्यादातर ये वोकल कॉर्ड 20 मिलीमीटर की होती है और औरतों में ज़्यादातर 15 मिलीमीटर की होती है। इसीलिए आदमियों की आवाज़ ज़्यादा डीप होती है एज़ कम्पेयर टू विमेन। जो बच्चों की वोकल कॉर्ड्स है वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए उनकी जो वॉइस या साउंड है वो हाई पिच की होती है।
एक ही इंसान अलग अलग क्वालिटी और टाइप की आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग कि वो अपनी वोकल कॉर्ड्स को कितना थिन और टाइटली स्ट्रेच कर सके या फिर कितना थिक और लूज कर सके। जो ह्यूमन आवाज़ की टोन है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करी जा सकती है। तो सिंगर्स जो हैं वो बहुत ही वाइड रेंज की साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करके, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। टंग, चीक्स और लिप्स जो हैं ये भी हेल्प करते हैं अलग अलग टाइप की साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेट अस नाउ लुक एट प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जो साउंड वेव्स हैं उन्हें एक मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। ये गैस हो सकता है जैसे कि हमारे आसपास की एयर, या लिक्विड हो सकता है जैसे कि वाटर, सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि वुड या कि स्टील। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अगर आप लाउड स्पीकर पे म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे चलाएं लेकिन चांद पर चलाएं तो वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। सो ये जो टेबल दिया है इसमें आपको स्पीड ऑफ साउंड पता चलेगी अलग अलग मटेरियल या मीडियम्स में। जैसे कि ड्राई एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड जो है उसकी स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी 344 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह से और मटेरियल या मीडियम्स दिए हैं जिनमें आप उनकी स्पीड को पढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। अब एयर जो है एक अच्छा मीडियम है जिसमें कि साउंड ट्रैवल कर सकती है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जब बलून फूलता है उससे। जैसे जैसे बलून हर डायरेक्शन में फूलता है या एक्सपैंड करता है उसी तरह से साउंड जो है वो भी हवा में सारे डायरेक्शंस में एक्सपैंड करती है, प्रोपगेट होती है। जब साउंड जनरेट होती है तो वो क्या होता है कि उसके जहाँ पे इमीडिएटली साउंड वाइब्रेशन हुई है और साउंड जनरेट हुई है वहाँ की जो एयर की लेयर है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ये वाइब्रेटिंग लेयर जो है इसकी वाइब्रेशन इसके साथ वाली एयर की लेयर में ट्रांसफ़र होती है और ये फिर उसके बाद वाली लेयर में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से जो वाइब्रेशंस हैं वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती हैं और जो साउंड वेव है वो आगे की तरफ जाती है। इसका मतलब कि साउंड आगे की तरफ फैलती है। नाउ लेट अस लुक एट प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर। साउंड जो है वो पानी में भी ट्रैवल कर सकती है। इन फैक्ट ये हवा से ज़्यादा तेज़ पानी में ट्रैवल करती है। जो डॉल्फिन्स और वेल्स टाइप के मैमल्स हैं वो वेव्स को यूज करते हैं अंडर वाटर कम्युनिकेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर। टेक अ टब, अ टेबल, अ बेल एंड वाटर. Place the tub on the table and fill it with water. Shake the bell inside the tub with one hand. Make sure that bell does not touch the body of the tub. Place your ear gently on the water surface. Be careful that water does not enter your ear. You will observe that you are able to hear the ringing sound of the bell even though your ear is placed outside the water. Now let us look at propagation of sound through solid. साउंड जो है वो सॉलिड्स में और भी ज़्यादा या सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल, स्टील में साउंड जो है वो उसकी स्पीड 20 टाइम्स ज़्यादा होती है अगर वही साउंड एयर से ट्रैवल करे तो। इसीलिए ट्रेन के आने से कुछ किलोमीटर पहले से ही अगर आप अपने कान को रेलवे ट्रैक से लगाएं तो आप उसको सुन सकते हैं। Since sound travels through steel at a speed of about 6 kilometers per second, the sound of the wheels moving over the rail tracks can reach a person much faster than the train itself. So let us do this activity to demonstrate that sound can travel through a solid. Search out a steel railing either in your home or school. Place your ear at one place of the railing. Ask your friend to strike the railing after some distance away from you. You will observe that you will be able to hear the sound. Now you strike the railing and ask your friend to hear the sound at a distance and your friend will be able to hear that sound. How do we hear sound? जो हमारे बॉडी का ऑर्गन है जिसकी वजह से हम साउंड को या आवाज़ को सुन सकते हैं वो है कान, ईयर।
ये 3 अलग अलग पार्ट्स में बना है। जो सबसे बाहर का पार्ट है जो हमें नज़र आता है वो है आउटर ईयर। इसमें एक ब्रॉड फनल लाइक पार्ट है जिसको कि हम पिना कहते हैं, और 2 या 3 सेंटीमीटर का पैसेज है जिसको ईयर कनाल कहते हैं। ईयर कनाल के एंड पे एक थिन इलास्टिक का सर्कुलर मेम्ब्रेन है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहते हैं। साउंड वेव्स जो हैं वो पिना बाहर के आउटर ईयर से कलेक्ट करता है। इन साउंड वेव्स को वो ईयर कनाल से पास करता है, फिर ये साउंड वेव्स गिरती हैं ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है इसकी वजह से जो मिडल ईयर की बोन्स हैं जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं वो मूव करना शुरू करती हैं और इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके इनको कॉक्लिया यानी कि इनर ईयर तक पहुंचाती हैं। कॉक्लिया जो है वो इन वाइब्रेशंस को नर्वस इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है और ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, तो ऐसे हम सुन पाते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइब्रेशन। So sound is propagated in the form of a wave of vibrations which moves away from the source. A vibration is characterized by parameters such as amplitude, time period and frequency. Due to vibration, an object executes an oscillatory motion which repeats itself after a fixed interval of time. So let us discuss some parameters of waves. First is amplitude. जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से दोनों साइड्स पे, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स टाइम पीरियड। एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में और डिनोट करते हैं टी से। लेट अस नाउ लुक एट फ्रीक्वेंसी। कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है हर्ट्ज। अ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन मेक्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड then its frequency is said to be 1 hertz. So frequency is equal to 1 over the time period, that is f is equal to 1 over t. Now let us look at the characteristics of sound. पहला है loudness. किसी भी आवाज़ की कितनी loudness है, कितनी वॉल्यूम है, वो डिपेंड करती है कि उसकी वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड क्या है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा तेज़ है और जो लाउडनेस है साउंड की वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। सो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाउडनेस जो है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो साउंड की सेंसेशन हमारे कान में प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी ज़्यादा है। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट आफ्टर इट लीव्स द सोर्स एंड इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स लेस एंड लेस। मतलब सोर्स से जब निकलती है तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा दूर जाने पे कम होती जाती है। इसलिए जो ज़्यादा लाउड साउंड है वो अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे सुनेंगे तो वो हमें थोड़ी हल्की सुनाई देगी। लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल में, डीबी। जितने ज़्यादा फोर्स से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उतनी ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड होती है फ्रीक्वेंसी की। सो लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. To demonstrate, the louder sound is produced by the higher amplitude vibrations. Take a plastic ruler and a table. Place the plastic ruler on the edge of a tabletop. Hold it on one side over the table and flick the free end lightly. Observe the vibrations and listen to the sound. Again press the free end downwards with more force and release it quickly. Observe the vibrations and listen to the sound. You will notice that in the first case the vibrations are of small amplitude and sound is soft, while in the second case vibrations are of larger amplitude and sound is loud. Hence loudness of sound is determined by amplitude of vibrating body. Let us now study pitch. Pitch या कि जो आवाज़ है वो कितनी श्रिल है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जो हाई पिच्ड या श्रिल साउंड है
ये जैसे कि सीटी मारना या ब्रेक जब लगती है तो जो स्क्रीचिंग साउंड होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो लो पिच साउंड है जैसे कि ड्रम की साउंड या टाइगर की जो रोर है, इनकी फ्रीक्वेंसी लो है। यूजुअली बच्चों की और औरतों की जो आवाज़ है उनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो हायर पिच की होती हैं एज कंपेयर टू अ मैन। हाई पिच की जो साउंड है उसे ट्रेबल कहते हैं और लो पिच की साउंड को बास कहते हैं। इन द म्यूजिकल ऑक्टेव, सा रे गा मा पा धा नी सा are the notes representing different sounds in the musical scale used in Indian music. Each note is at a higher pitch than the one before it. इसका मतलब रे सा से हायर पिच पे है, गा जो है वो रे से हायर पिच पे है। Hence, sound can be identified by its frequency, which gives rise to its pitch and gives it a characteristic tone. However, pitch is different from frequency. As frequency is the number of vibrations produced per second by a source of sound, pitch is the number of vibrations perceived by a listener. It may be equal to, greater than or less than frequency. Now we come to quality. तो loudness और pitch, इसके बाद जो quality आती है sound की वो है timbre. It is that characteristic of musical sound which enables us to distinguish between two notes of the same pitch and loudness produced by different sources. In other words, quality or timbre expresses our ability to recognize the sound of a violin as different from that of a piano, even when the instruments are playing the same note with equal loudness. Similarly, we can distinguish between the voices of different singers on the basis of quality of their voices even without seeing them. Now let us look at audible and inaudible sounds. जो human ear है वो एक limited range of frequencies में produce करी गई sound को सुन सकता है। इन frequencies के beyond जो sound produce होती है उनकी भी बहुत सारी applications हैं। जो साउंड ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। सो अगर फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में है तो हम उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, लेकिन अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसे हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है उसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ऑफ हियरिंग से ऊपर है यानी कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सिमिलरली, साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज लाई अबव 20,000 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज are called ultrasonic waves, while those with frequencies below 20 Hz are referred to as infrasonic waves. Infrasonic waves vibrating pendulums, whales, elephants और earthquakes produce करते हैं। Elephants जो हैं वो generally low frequency sound को long distance communication के लिए use करते हैं और ये distance कुछ किलोमीटर्स का भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे कि मंकीज, डियर्स, कैट्स, लेपर्ड्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। डॉल्फिन्स और कुछ वैरायटी ऑफ वेल्स वो 125 किलो हर्ट्ज के ऊपर तक की साउंड को सुन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अल्ट्रासाउंड्स हैव मेनी यूजेस इन इंडस्ट्री. They are used to scan various internal organs in a non-invasive manner. Since there is no air on moon and outer space, therefore the astronauts who land on moon talk through wireless sets using radio waves. This is because radio waves can travel even through vacuum. Children under the age of 5 years can hear ultrasonic sound of frequency up to 25,000 Hz. The audible sound range frequencies of some animals are given in this table. जैसे कि डॉग जो हैं वो 50 हर्ट्ज से 45,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, और इसी तरह से जो एलिफेंट्स हैं वो 5 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट नॉइज़ एंड म्यूज़िक। हम अलग अलग टाइप की साउंड सुनते हैं अपने आसपास।
कुछ साउंड सुनने में बड़ी प्लेजेंट होती हैं और कुछ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि फ्लूट, सितार, वायलिन एटसेट्रा, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमें सुनने में अच्छी लगती है, इसे हम कहते हैं प्लेजेंट साउंड, और इस प्लेजेंट साउंड को कहते हैं म्यूज़िक। ऑन द अदर हैंड जैसे कार के हॉर्न है, या कोई स्क्रीमिंग क्राउड है, या किसी मशीनरी जो फैक्ट्री में चल रही है उससे स्क्रीचिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये साउंड हमें थोड़ा अनॉय करती है और इसे हम कहते हैं नॉइस। सो म्यूजिकल साउंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉइजेस as they are composed of regular uniform vibrations, while noises constitute irregular and disordered vibrations. Sometimes even loud music appears unpleasant. Let us now look at measurement of noise. Noise को हम decibels में measure करते हैं. The zero on the decibel scale is the lowest sound pressure that can be heard. It is called threshold of hearing. 20 डेसिबल जो है वो विस्पर की मेजरमेंट है। 40 डेसिबल जो है वो अगर क्वाइट ऑफिस हो तो उसकी नॉइस की मेजरमेंट है। 60 डेसिबल्स जो है वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की मेजरमेंट है, और 80 डेसिबल्स जो है वो उस साउंड की मेजरमेंट है जो कि सुनने में फिजिकली पेनफुल हो जाती है। सुपरसोनिक मीन्स faster than the speed of sound. The fact that sound waves require a material medium to travel was discovered by Otto van Guericke in 1654. Now let us look at noise pollution. The presence and persistence of excessive or unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. जो high pitched noises होती हैं वो ज़्यादातर बहुत annoy करती हैं, लेकिन जो लो पिच्ड नॉइज होती हैं वो कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ पे और वेल बीइंग पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। नॉइजेस जो हैं वो कान को डैमेज कर सकती हैं, ये टायर्डनेस कॉज कर सकती हैं, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन कॉज कर सकती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लाउड हैं तो सिकनेस या टेम्पररी डेफनेस भी हो सकती है। जो सडन इंक्रीज हो जाता है लाउडनेस का वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है। कुछ जो नॉइस पोल्यूटर्स हैं वो हैं एयरक्राफ्ट, रोड ट्रैफिक, ग्रेटली एम्पलीफाइड म्यूज़िक, फायर क्रैकर्स और अलग अलग टाइप की मशीन्स, खास करके वो जो हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनमें भी। नाउ लेट अस स्टडी कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कारपेट्स और कर्टन्स। डबल ग्लेज्ड विंडोज़ जो हैं वो भी नॉइस को कम करने में मदद करती हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करे जाएं रोड और होम के बीच में, तो जो ट्रीज़ हैं वो नॉइस के अगेंस्ट नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। नॉइस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर हट के लगाना चाहिए। इसी तरह से लाउड म्यूज़िक पे पब्लिक प्लेसेस में तो खास करके रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं मारने चाहिए। रेडियो टेलीविज़न को कम वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। एरोप्लेन्स को अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करें। नाउ डू यू नो अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट? Actually, hearing impairment refers to the condition of hearing loss. The degree of hearing impairment can vary widely from person to person. Some people have partial hearing loss while others have complete hearing loss. A kid with hearing loss may attend a special school, special classes within a regular school, or may be a part of regular classroom. There are some special techniques used by people with hearing loss to communicate. And these are speech reading, which involves looking closely at a person's lips, facial expressions and gestures to help figure out the spoken words. American Sign Language or ASL, which is a language of hand movements that allows deaf people to communicate with each other without speaking. Then cued speech and signed exact English, which uses hand shapes to translate what is being said.
Both are meant to be used with spoken language to help people understand anything they cannot comprehend through lip reading. Now let us look at the key takeaways from this chapter. Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. When an object vibrates, it pushes the air near its surface, thereby producing compressions and rarefactions. Sound waves always require a medium to propagate. A vibration is characterized by parameters such as amplitude, time period, and frequency. Sound has three main characteristics: loudness, pitch, and quality. Human ear can detect sounds from 20 Hz to 20,000 Hz. The presence and persistence of excessive or unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.